रामचंद्र प्रसाद सिंह सर जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बिहार फाउंडेशन की तरफ से सर का हार्दिक स्वागत है। जिनको भी आमंत्रित करूँगी। मैं श्री के सर शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे मंच पे आसीन। अतिथि विशेष का पुष्प गुच्छों से स्वागत होगा। श्री डॉक्टर सतीश कुमार जी से निवेदन है, जो बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वे पुष्प गुच्छों से स्वागत करें माननीय मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह सर जी का। धर्मेश सिंह जी करेंगे, जो सेक्रेटरी है बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के। साथ ही साथ अशोक के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर सतीश कुमार जी से निवेदन करूंगी कि श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह सर जी को एवं के गुप्ता सर जी को बिल्कुल दीप प्रगटे के लिए लेके जाएं। एंड बिहार फाउंडेशन के, मैं उन्हें निवेदन करूंगी कि वे बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक परिचय एवं एक लघु प्रस्तुतिकरण यहाँ पे पेश करें। डॉक्टर सतीश कुमार जी। आदरणीय केंद्रीय इस्पात मंत्री माननीय श्री RCP सिंह सर, बिहार फाउंडेशन के सम्मानित सदस्य, बिहार समाज के सम्मानित उद्योगपति, समाज सेवी और प्रबुद्ध नागरिक सर और मेरे मित्रों, आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ आदरणीय मंत्री जी सूरत अपने प्रवास के दौरान हम लोगों से संवाद करने के लिए उन्होंने समय निकाला। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ और बिहार फाउंडेशन, बिहार समाज की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उस कोरोना काल में बिहार फाउंडेशन प्लस बिहार समाज के जितने भी संस्था हैं यहाँ पे, इन लोगों ने सर बहुत ही उच्चतम कोटि का अपना कार्य समाज सेवा में दिया। सर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है, अभी इसके बाद दिखाया जाएगा, जिसमें कच्छ से लेके वापी तक के जितने भी एरिया है जहाँ पे गरीब या मजदूर या जिनको भी ज़रूरतमंद लोग थे, उनको सूखा राशन से लेके और लंगर लगा के किचन हम लोग खाना वाना बना के सब उनको सर्व किया गया। साथ ही सर जो ट्रेन की व्यवस्था हो, टिकट की, स्पेशल ट्रेन की, बसों की व्यवस्था हो और जो भी दवाइयाँ रिक्वायर्ड हो, जिस तरह का भी सहयोग या हेल्प किसी को रिक्वायर्ड था, वो बिहार फाउंडेशन के तहत और बिहार के अलग अलग समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों ने सर किया। इसमें बिहार सरकार का मैं आभारी हूँ कि बिहार सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का अनुदान मिला था, जिसको कि पूरी सफल तरीके से हम लोगों ने खर्च किया और हर एक ज़रूरतमंद के पास हम लोगों ने राशन या जो भी दवाएं पहुंचाई सर। तो 2 साल के छोटे कार्यकाल में ही
बिहार फाउंडेशन ने अपना नींव यहाँ पे अच्छे से रखा है। साथ में सर इसके जो भी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधि होती है वो बिहार फाउंडेशन और बिहार विकास परिषद और ऐसे और भी कई संस्थाएं हैं जो मिल के करते हैं सर। उससे बिहार प्रवास में जो यहाँ पे लोग हैं, परिवार हैं, उनमें एकता का जो भाव आता है सर, सौहार्द बढ़ता है और बिहार का नाम हम लोग रोशन करने का प्रयास करते हैं उससे। तो ये सर बिहार फाउंडेशन, बिहार विकास परिषद और बिहार के अन्य समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन का एक संक्षिप्त सर विवरण है। ये जो प्रोग्राम आज रखा गया है माननीय मंत्री जी के सुझाव से ही, उनके दिशा निर्देश से ही रखा गया है और बहुत कम समय पे आप लोगों को कष्ट दिया गया यहाँ पे, क्योंकि मंत्री जी की इच्छा थी कि हम लोग एक संवाद करें अपने बिहार प्रवासी जो भाई बहन हैं उनसे, सूरत का खास करके। सर सूरत जो है, ऐसे तो गुजरात में बहुत बिहार के लोग हैं सर, पर सूरत जो है वो मोस्ट माइग्रेंट नंबर यहाँ पे ज़्यादा है बिहार का। अराउंड मुझे लगता है 15 से 20 लाख लोग होंगे सर बिहार के यहाँ पर। और सभी तबके से हैं सर, जो उद्यमी हैं यहाँ पे, उद्योगपति हैं, समाज सेवी भी, अग्रणी राजनेता भी हैं सर, और कर्मठ यहाँ पे कामगार भी हैं, सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। और कुछ इलाके जैसे पांड्रेसरा का इलाका है सर, यहाँ पे इधर सिटी लाइट के आगे भी जो इलाका है, यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या घनत्व भी है बिहार का। तो हमारे बीच 2-3 ऐसे लोग भी आए हैं समाज सेवी जो राजनीति में भी यहाँ गुजरात में अपना सूरत में उन्होंने योगदान दिया है, और उद्योगपति तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सुझाव दिया और हम लोग उस पर आज कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो सर इसका जो रूपरेखा या कार्यान्वयन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई त्रुटि हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और जी सर, जी सर, हाँ सर वो हो जाएगा जी सर। बिहार विकास का अध्यक्ष हूँ और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हूँ, 40 साल से सूरत में हूँ। नीरंजन कुमार अग्रवाल, बिहार विकास परिषद कार्यकारिणी मेंबर और रियल एस्टेट का बिजनेस, और बिहार में जमुई जन्म स्थान है, पटना का प्रवास करते थे। बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट बिहार विकास परिषद सूरत, और मैं इनको एनटीपीसी रेस्टोरेंट में बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 35 साल से सूरत में हूँ और बिहार से बेगूसराय जिला से हूँ। नमस्कार। सर सुरेश कुमार धोती, रांची से आया हूँ। मेरी यहाँ फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी।
प्रदीप अग्रवाल, रांची से हूँ, कपड़े का काम। सर ललित मित्तल हूँ, 25 साल से सूरत में हूँ, कपड़े का व्यवसाय। नमस्कार सर, राहुल जनाब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 20 साल से सूरत में। मैं विष्णु बजाज, रांची से गारमेंट बिजनेस बोला 30 साल से सूरत और टेक्सटाइल बिजनेस। पवन सराफ, टेक्सटाइल बिजनेस है 30 साल से। पवन जैन, रांची से है और मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस। प्रमोद रामसरिया, रांची से टेक्सटाइल बिजनेस 35 साल से कर रहे हैं। मनोज जैन, रांची से डायमंड का। राजेंद्र खेतार, कपड़ा व्यवसाय, रांची। जिला सीतामढ़ी है, विधानसभा बेलसंड, लोकसभा सीहोर लगता है। सूरत में बॉर्न हुआ है, एजुकेशन भी सूरत का है और यहाँ पे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हूँ और बोर्ड प्रमुख हूँ। अरविंद सिंह, बिहार में सिवान जिले के गुड़िया कोठी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला। आपको याद होगा सर, आप इस्पात मंत्री जब बने थे तो मैं दिल्ली आपके पुराने फ्लैट में मैं और आपके सांसद अजय सिंह जी आपको शुभकामना देने आए थे और मैंने आग्रह भी किया था कि सर सूरत आएंगे। तो जिस एमएनएस में कल आपका दिन भर कार्यक्रम था, उस एमएनएस का टॉप 5 का एक वेंडर हूँ, टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करता हूँ और यहाँ हिंदी भाषी महासंघ का महासचिव हूँ, बिहार विकास परिषद का भी अस्थायी सदस्य हूँ और सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, अजीत सिंह, बिहार बक्सर से हैं, 25 साल से सूरत में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 साल हमारे पार्षद के रूप में एक सीट दी थी, लेकिन लेडी सीट हो गया तो हमारे भाई के यहाँ से 11,500 वोट से चुनाव दी थी यहाँ पर और सचिव में यहाँ रहने का है। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश सिंह है, मैं बिहार सासाराम का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी तुरंत आया हूँ, एक सप्ताह हुआ है यहाँ आए हुए। मैं अरविंद भैया के साथ हूँ और सूरत में टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हूँ। प्रदीप चौधरी, 20 साल से मुकेश सोनी, राजस्थान से हूँ, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रियल एस्टेट का 20 ईयर्स है। विनोद कुमार सुराना, राजस्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 25 साल से साड़ी के व्यवसाय में टेक्सटाइल। संजय जैन, सूरत से कपड़ा व्यापार। राजेश राव, 30 साल से टेक्सटाइल बिजनेस। हरे मुरारी भागोटिया, जमुई, 20 साल से सूरत में हूँ, कपड़े का व्यवसाय। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र उपाध्याय है, मैं आरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक यहाँ संस्था चलाते से छठ मानव सेवा ट्रस्ट, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और बिहार फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय झा है और मैं दक्षिण सराय समस्तीपुर जिला से हूँ। वैसे से एक इंजीनियर की नौकरी करने आया था यहाँ पे 22 साल पहले और आज एक बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे सेल करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम सर, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं एक नेवल आर्किटेक्ट हूँ। मैं पानी का जहाज बनाता हूँ सर और रिपेयर भी करता हूँ और मैं मुजफ्फरपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। नमस्कार सर, मैं जौनपुर यूपी से हूँ, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ। बिजनेस किया है, मैं बिहार का बड़ा आला बिहार आला यूपी चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नमस्ते सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से मुरारी सराफ, यहाँ पे सर काम है और बिहार विकास परिषद और बिहार कांग्रेस का सक्रिय मेंबर हूँ सर। मैं धनबाद से हूँ सर, एडी शर्मा, मैं डायमंड ज्वेलरी का मेरा काम है यहाँ पे, 35 ईयर्स से यहाँ पे हूँ और एक पटना में भी शोरूम चालू किया वहाँ पे। मैं विनोद पांडे जमुई से हूँ,
और मैं यहाँ सिविल वर्क से जुड़ा हूँ और बिहार विकास परिषद का प्रेजेंट कोषाध्यक्ष। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं मुंगेर जिला के तारापुर क्षेत्र से हूँ और यहाँ अकाउंट से जुड़ा हूँ 20 वर्षों से। आपका धन्यवाद कि यहाँ जितने भी आए हैं सब अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, तो यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कोई नेता इतने प्यार से हम सबको सुनते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों से एक और निवेदन है, छोटा सा, अगर छोटा 2 मिनट में अगर आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं वहाँ से। आप कुछ कहना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं आप, बिल्कुल आइए मंच से। अजीत भाई आएंगे भैया। आज बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार से बिलोंग करने वाले और भारत सरकार के यशस्वी इस्पात मंत्री आदरणीय श्री RCP सिंह जी, बिहार विकास परिषद से बिहार विकास परिषद के इस तरह से अगर ये मैं कहूँ कि जिनके सानिध्य में, नेतृत्व में वर्षों से संचालन होता रहा है इस लघु भारत जैसे सूरत शहर में, ऐसे मेरे अभिभावक के रूप में आदरणीय KK शर्मा जी और बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश जी और मेरे इस शहर के सम्मानित उद्योगपतिगण, सभी मेरे हर संस्थाओं से आए हुए मित्रों, दोस्तों, साथियों, कुछ कहने का सौभाग्य आप सबके बीच मुझे प्राप्त हुआ है। आदरणीय मंत्री जी से मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हम सबका परिचय आप जान गए हैं और इस लघु भारत में लाखों के तादाद में बिहार श्रमिक साथी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़े बड़े पदों के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी चर्चा कर रहे थे सतीश जी कि जैसे बिहार फाउंडेशन चैप्टर की शुरुआत या यहाँ स्थापना हुई, उसके बाद एक विभीषण तबाही जो पूरे विश्व में चली और जिस तरह से कोरोना काल शुरू हुआ, उसमें जिस तरह से बिहार फाउंडेशन ने कार्य किया और बाकी भी पूर्व की जो संस्थाएं गुजरात में रही हैं उन सब लोगों ने मिलकर कार्य किया, लेकिन बिहार फाउंडेशन ने जो कार्य किया, बिहार सरकार और आपके निर्देश में जिस तरह से एक पहल की गई, निश्चित रूप से मैं उसके लिए सहृदय अपने सूरत में रहने वाले सभी बिहार वासियों की तरफ से बधाई देता हूं। और मेरा बड़ा एक सर आग्रह है कि आज जो परिस्थितियां यहाँ उस तरह से उत्पन्न हो गई, जैसे वो रहने का, खाने का, और जिस तरह सरकार ने काफ़ी केयर किया, उसके बाद भी जो जान माल और जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, बिहार में भी ऐसा कुछ हो। लंबे समय से NDA की सरकार है और सर आप उसके एक वरिष्ठतम पार्ट हैं और हम सबके अभिभावक भी हैं कि कम से कम बिहार से अगर ये सब हमारे नौजवान जो बाहर निकल के काम कर रहे हैं, इनका दर में कमी हो, ऐसा वहाँ कुछ व्यवस्था बने, इसके लिए मैं आग्रह करूँगा और अपने साथियों के तरफ से ये मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि निश्चित रूप से अब सरकार को ऐसा, आप बैठे हैं उसमें तो ज़रूर विचार करें कि जो ये तबाही का सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है सर कि हम जिस भी प्रदेश में होते हैं, हम गुजरात में हैं तो गुजरात के अभी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी या यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हमेशा अपने चीज़ों में कहते आए हैं या कहते रहे हैं और कहते भी हैं कि गुजरात के विकास में बिहार वासियों का या बाहर के लोगों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में और यहाँ भी कई प्रकार की आपके लिए भ्रामक स्थितियाँ पैदा रहती है, दुखद स्थिति है। कई प्रकार की चीज़ों को मैं इस मंच से साझा नहीं करूँगा, आग्रह केवल यह करूँगा गार्जियन होने के नाते और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं कि सर इस पर ध्यान दिया जाए। निश्चित रूप से
एक अभी शहनवाज हुसैन जी बने हैं उद्योग मंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान और आपका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि हम सब बाहर में आकर अगर किसी प्रदेश को इस देश का मॉडल बना सकते हैं तो आपके बिहार के नौजवानों में यह ताकत है कि बिहार को भी इस भारतवर्ष में एक मॉडल प्रदेश बनाने की क्षमता रखता है। सर, अगर ऐसी मौका सरकार के द्वारा और आप सबों के द्वारा दिया जाए तो। बस इसी के साथ मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बिहार से रिलेटेड या कोई आपको सुझाव देना हो या सलाह हो या आपको कोई समस्याएं हो, झारखंड से हो, आप बिल्कुल यहाँ से मंच पे से भी आके या वहाँ से भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। प्लीज़ अगर किसी के कुछ सुझाव या कुछ समस्याएं हो तो, या कुछ ऐसा जैसे अभी हमारे आने जाने की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश की चिंता है और ये होनी भी जायज़ है। तो अगर आपको कोई भी कुछ भी समस्याएं अगर उद्भव हो रही हो यहाँ से सुझाव भी, जिससे हम कुछ अच्छा कार्य कर सकते, जैसे भैया ने अभी बताया काफ़ी अच्छा था। हाँ जी। पटना की फ्लाइट चालू हुई, बंद हो गई। बनारस की फ्लाइट चालू हुई, वो बंद हो गई। अगर हम लोगों ने कई जगह मांग भी की है, सिंधिया जी से लेके यहाँ के राज्य उद्योग मंत्री हैं बूढ़े सहयोगी उनसे, लेकिन अभी तक फ्लाइट डायरेक्ट चालू नहीं हुई है और लोगों को इमरजेंसी में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ से या तो मुंबई जाते हैं या तो अहमदाबाद जाते हैं तो फ्लाइट की सुविधा होती है, नहीं तो यहाँ से नहीं है। इसमें आपका ध्यान आकृष्ट हो। और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, यहाँ के गुजरात के लोग भी बनारस देखने के लिए बहुत लालायत रहते हैं जो स्थानीय गुजराती हैं, लेकिन समय बर्बाद होने की वजह डर से वो लोग जा नहीं पाते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग मांग करो। इसका जरा ध्यान दीजिए। थैंक यू। बिहार में वापस डेवलपमेंट हो, इसके लिए विचार करना है। तो यहाँ की जो सुविधा के लिए यहाँ सरकार कर रही है काम, लेकिन बिहार में जैसे कपड़े का व्यापार बहुत चला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को किसी तरह प्रोत्साहित करें। हम लोग तो एक बार जो सूरत बस गए हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अगर भागलपुर, जैसे मैं भागलपुर नाथनगर का रहने वाला हूँ, कपड़ा उद्योग बहुत पुराना व्यापार है। मैं समझता हूँ कि हमारे परिवार के 100 वर्ष से लोग वहाँ भी कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये है कि सरकार का उनको प्रोत्साहन नहीं है और जो लोग तरक्की चाहते हैं वो बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो भागलपुर, गया, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो कपड़ा उद्योग को बहुत आगे ला सकते हैं। दूसरा, मैंने सतीश जी को कहा था कि हम लोग जब जाते हैं बिहार में और वहाँ गंगा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो पानी भरा हुआ है, फिर हमारे यहाँ खेती क्यों नहीं हो रही अच्छी। ऐसी खेती हो जो अच्छी पैदावार हो, अच्छे पैसे पैदा करें और फूड प्रोसेस की इंडस्ट्री भी वहाँ डेवलप हो, डेयरी भी वहाँ हो सकती है। हम लोग हमारे माननीय सांसद जी के साथ एक बार बिहार गए थे इलेक्शन में 2015 में। जमालपुर के पास एक जगह हम खड़े हुए तो उन्होंने पूछा था ये समुद्र है क्या? इतना बड़ा पार्ट जमालपुर के पास, तो उन्होंने पूछा ये समुद्र है क्या? पता समुद्र नहीं है, गंगा ही है। तो ये शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम लोग भटक रहे हैं, हमें यहाँ आने की दरकार ही नहीं है। मैं तो एक बात कहूँगा कि मधुमक्खी को बुलाने के लिए फूल लगाने पड़ेंगे, हम तो मधुमक्खी अपने आप पहुँच जाएंगे वहाँ। धन्यवाद। 15 से 20 दिन पहले हमको भी मालूम हुआ था धर्मेश भाई के जरिए कि बिहार कन्वेंशन सूरत में एक्टिव हो गई है। इसलिए तो उस टाइम में हम लोग कोरोना में सब लोग तो घर थे, लेकिन हम लोग घर लगभग 4 से 5 घंटा ही सो पाते थे। किचन भी चलाना होता था, लोगों को गांव में भेजना होता था, खाना भी पहुंचाना होता था और राशन भी पहुंचाना होता था। क्षेत्र बहुत लंबे होने के कारण 4 से 5 घंटा खास करके हम तो उससे ज्यादा नहीं सोए पूरे 56 से 7। बिहार कन्वेंशन की ओर से सहयोग भी अपने बिहार के जितने लोग हैं उनके यहाँ पहुंच रहा था और सूरत में सेवा करने का सबसे पूरे हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत होगी तो सिर्फ सूरत सिखा सकता है कि सेवा किसको बोलते हैं।
आदरणीय आप लोग मंच पर उपस्थित हैं, हमारे सतीश भाई भी हैं, काफी एक्टिव रहा करते थे, हम लोगों को गार्जियन देके शर्मा जी हैं। हम सब के बीच में इतना तेज हो गया हमारे श्यामा प्रसाद गुड़िया जी को, हम लोग जैसे हजारों लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं, फैक्ट्री पर बैठ के तुम ये करो, यहाँ पर तकलीफ आ रही है, हम यहाँ सुने हैं, ये व्हाट्सएप पर आया है, वहां देखो, ये सब कोरोना काल में बहुत कष्ट हम लोग को, जितना हम लोग कष्ट सह रहे थे उससे ज्यादा जब कष्ट देखते थे ना, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग को कष्ट कुछ नहीं, हम लोग नहीं सोएंगे, चलेगा, नहीं खाएंगे, चलेगा। हम तो सचिन में निवास करते हैं, अकेले सचिन में से 38,000 डाटा के साथ में हम लोगों को वहां से भेजे थे बिहार, एक पॉइंट से। तो ऐसे ऐसे काम हम लोग कोरोना काल में किए थे। उससे भी अच्छी बात है कि हमारे सांसद यहाँ से पाटिल साहब ने, जो फिलहाल अभी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे जो हम लोग सीखते हैं काम करने का तरीका, जितना वो मेहनत करते हैं, तो एक हम लोग को भी ऊर्जा मिलती है कि हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, जिनको हम देख के चलते हैं, यदि इस एज में इतना दौड़ सकते हैं तो हमको कितना काम करना चाहिए। तो हम लोग को मार्गदर्शन करने वाले भी अद्भुत लोग हैं, इसलिए हम लोग काम कर पाते हैं यहाँ शहर में। आज भी लगभग 15 घंटा सोशल वर्क हम करते हैं। हमारी वाइफ भले पार्षद है, लेकिन 9 बजे टिफिन लेके हम लोग घर से निकलते हैं और 15 घंटा सोशल काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति का एक काम सोते टाइम तक पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं, चाहे जितना भी कंप्लेंट क्षेत्र में होती है। भले हम लोग वार्ड से हैं, लेकिन वार्ड का भी हम लोग का क्षेत्रफल 14 से 15 किलोमीटर होता है। 1 से 1.25 लाख वोटर होते हैं, लेकिन निवास उसमें करते हैं कम से कम 15 से 20 लाख। तो 20 लाख लोगों को एक वार्ड में लेके चलना होता है। खैर ठीक है, वो तो हम लोग का कर्म है, हम लोग को जवाबदारी मिली है, वो करना ही है। रही बात बिहार की, बिहार के ट्रेन के बाद कभी हमारे पत्रकार दुबे जी कह रहे थे, वो सही चीज है, आने जाने में बहुत तकलीफ है, वेटिंग बहुत लंबी है, बहुत प्रयास किए। हम लोग को पहले एक गाड़ी थी यहाँ पर, 2 से 3 बार हम लोग दिल्ली गए, रेलवे मंत्रालय भी बैठे, साथ में हम लोग को सांसद भी गए। 3 से 4 ट्रेन हम लोग लगभग 3 से 4 साल में बढ़ाए हैं लगभग बिहार यूपी जाने के लिए। फिर भी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि वो भी कम पड़ रही है। दूसरी चीज है फ्लाइट भी बहुत मेहनत से हमारे सांसद श्री चालू कराए थे, बहुत दौड़े थे दिल्ली, अपने लेटर पैड पर लिख के वो चीज दिए थे, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आई कि पैसेंजर नहीं हो पाए। 3 महीना के रिकॉर्ड जब निकाला गया फ्लाइट का, तो पटना जाने वाले पैसेंजर की संख्या कम हो गई। लेकिन आज लगता है कि नहीं, पटना और बनारस के लिए फ्लाइट बहुत जरूरी है, इसलिए कभी प्रवास भी यहाँ से बनारस के काफी लोग कर रहे हैं। तो साहब आप यदि दिल्ली केंद्र में है तो इस चीज को संज्ञान में लीजिए और 2 सुविधा आप लोग कराएंगे, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और हमारे आए हुए सभी मित्र, ऐसा है कि बिहार हम लोगों की जन्मभूमि है सर, लेकिन कर्म भूमि गुजरात और सूरत है। लेकिन जिस तरह खटिए के 4 पाया होते हैं, एक पाया भी अगर टूट जाए तो वो खटिया रुक नहीं सकती है। उसी तरह जो गुजरात में सूरत में जो विकास हो रहा है सर, उस विकास का एक पाया बिहार झारखंड है। और अगर जिस हिसाब से यहाँ विकास हो रहा है, अगर फ्लाइट की सुविधा बिहार में और झारखंड में 3-4 फ्लाइट की सुविधा कर दी जाए, तो ये विकास वहां भी दिखेगा सर, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा बराबर लोगों का, और विकास से कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा लोगों का। और कोरोना काल में जो बिहार फाउंडेशन है, उसने जो सेवा किया है सर, हालांकि जितने संस्था है यहाँ, संस्था के सभी लोग यहाँ पर हैं, काफी संस्था के लोग हैं, सब अपने अपने तरह से सेवा किए हैं। और बिहारवासी जो यहाँ हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनकी भी सेवा यहाँ राजस्थानी समाज भी किया है, गुजराती समाज भी किया है। लेकिन जो बिहार फाउंडेशन ने चुन चुन करके एक आदमी को जो सेवा दिया है, उसका सहयोग बिहार से भी आया है। उसके लिए ये हमारे सतीश कुमार जी और धर्मेश कुमार जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे के शर्मा जी के सानिध्य में बिहार के लोगों का नाम बहुत गर्व से हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं सर। और गुजरात से कर्म भूमि और जन्मभूमि से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग
ऐसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है और गुजरातियों के साथ में, राजस्थानियों के साथ में ऐसा संगम बना हुआ है हम लोगों का कि हम लोग इतने आनंद पूर्वक रहते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो फ्लाइट की सुविधा बिहार और झारखंड से ये 3-4 को करवा दीजिए तो बिहार में भी विकास की हवा बह जाएगी यहाँ से सर। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री महोदय, आज जो सवाल एक बहुत बड़ी सर ज्वलंत सवाल हम लोग की है, जो सभी लोग के दिल में एक ही चीज है सर, हमारा रेल का सर। बहुत दर्द होती है जब सर एक बर्थ पे 6 लोग थर्ड एसी में बैठ के जाते हैं सर, और उससे पेनाल्टी भी वसूली जाती है। और इसे संभाल रहा हूँ और बिहार विकास परिषद का भी इस साल से विकास कर रहा हूँ। तो लोगों का सर 4-5 साल पहले जब मनोज कुमार सिन्हा जी रेलवे राज्य मंत्री थे माननीय, तो सर उन्होंने उधना दानापुर के लिए प्रतिदिन के लिए उन्होंने आश्वासन दिए थे हम लोग को 5 साल पहले, उधना दानापुर हम प्रतिदिन चलाएंगे बशर्ते की पाटलिपुत्र का जो सर एक रेलवे जो डिश थी वो कंप्लीट हो जाएगी। सर पाटलिपुत्र का रेलवे बिजली कंप्लीट हो गई, डबल लाइन सूरत से भुसावल की अनकम्प्लीटेड थी, वो भी कंप्लीट हो गई। लेकिन हम लोग सर कंटिन्यू 1 साल से 2 साल से सभी अपने लोगों का सांसद महोदय से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारे राज्य में सर आप आए हैं, हम लोग की बहुत खुशी है और हम अपनी दर्द कहाँ रखते हैं और सभी लोग वही दर्द याद कर रहे हैं, सब लोग के अंदर ये दर्द है। बिजनेस भी तभी डेवलप होगी बिहार से या सूरत से, लोग तभी जाएंगे वहाँ पे बिजनेस देखने के लिए या बिजनेस को तलाशने के लिए, तभी जाएंगे जब आवागमन की सुविधा होगी सर। तो आप सभी लोग का वही दर्द है। आपसे चूंकि आप हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन के तौर पे आप केंद्रीय मंत्री हैं सर, तो विनम्र निवेदन है कि सर हमारी मांगे जो है सर ट्रेन की प्रतिदिन उधना दानापुर और भागलपुर सूरत को प्रतिदिन करवा दें सर, और एक रांची के लिए स्पेशल ट्रेन दिलवा दें सर, तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। और उससे सर सबसे बड़ी बात है कि व्यापार आवागमन होगी। अगर फ्लाइट की सुविधा होगी तो निश्चित रूप से सर वहाँ पे जो हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग है वहाँ जरूर जाएंगे और वहाँ अपना व्यापार की स्थापना जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। हुआ और ये बिल्कुल सही है, चाहे वो उत्तर भारत हो, यूपी हो या बिहार, यही दर्द है कि हम वहाँ तक जाएं कैसे, हमारे मजदूर भाई वहाँ तक जाएं कैसे। गर्मी की छुट्टी हो या दिवाली की छुट्टियाँ हो, जब अपने लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके थोड़े दिन अपने घर में जाके दिवाली बिताएं या गर्मी की छुट्टी में किसी की शादी बिताएं, तो वो बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है और वह एक जंग के बराबर हो जाता है जब उन्हें ट्रेन में जाना होता है। हम तो फिर भी सेकंड एसी थर्ड एसी लेके चले जाते हैं, लेकिन वो जो लोग जो सिंपल रिजर्वेशन में जाते हैं उनके लिए तो ये एकदम नर्क के समान है। तो मुझे लगता है सर आप इसका संज्ञान जरूर लेंगे एंड धन्यवाद। सर जी के बारे में बताऊं तो जब मैंने आज उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर की, और मैं चाहती हूँ कि उसे आप लोगों के साथ भी साझा करूँ। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, आप एक बहुत ही विद्वान राजनीतिज्ञ हैं और आपकी सूझबूझ एवं विद्वता भारत के लिए, भारत की सरकार की नीतियों के लिए बेहद मार्गदर्शक रही है। आपका जन्म बिहार के मुस्तफ़ापुर में 16/7/1998 को हुआ। मुस्तफ़ापुर अपने आप में एक ऐतिहासिक ज़िले, मैंने जब इसे देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि उस जगह से आए जहां IAS PCS शायद वहां वो उनकी जन्मभूमि है। तो वो नालंदा ज़िले में है और अपने आप में वो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप नालंदा ज़िले के मुस्तफ़ापुर में जन्मे हैं। आपका जन्म हुआ है। गांव की छोटी सी पाठशाला से आपका अध्यापन का सफ़र शुरू हुआ, जो पटना से बैचलर करते हुए फिर बिल्कुल नेताओं की नगरी दिल्ली, और वो भी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। मास्टर्स भी आपने मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में किया। यहाँ पर भी आप नहीं रुके और आपने IAS की प्रिपरेशन शुरू की, और IAS में सबसे पहले आपने IRS इनकम टैक्स का ज्वाइन किया और उसके बाद जल्द ही आपका सिलेक्शन IAS में हुआ
और आपने IRS से रिज़ाइन करके IAS यूपी कैडर में ज्वाइन किया। यहाँ पे आपने कुछ समय कार्य किया एवं यहाँ राज्य और केंद्र के लिए आपने उम्दा कार्य किए और यह सब करते करते आप सन 2010 में आपने VRS लिया, मंत्री स्टील्स हैं। तो ये सर का छोटा सा और हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल सफ़र रहा है। ज़ोरदार तालियों से मैं सर को माइक पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूँगी। सर प्लीज़ आइए। यामिनी उपाध्याय जी, बिहार फाउंडेशन के हमारे माननीय प्रेसिडेंट सतीश जी, बिहार विकास परिषद के बहुत वर्षों से काम कर रहे हमारे जहानाबाद के रहने वाले आदरणीय के शर्मा जी, आज यहाँ 4 प्रदेशों के हमारे साथी हैं, उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं। बिहार से तो है ही, उत्तर प्रदेश से भी हैं, झारखंड से भी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा राजस्थान से भी। तो 4 प्रदेशों से हम आप सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। तो आप सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग को हम लोगों ने बुलाया और आप यहाँ आए, अपना परिचय दिया और आप लोगों ने जो यहाँ योगदान दिया उसके बारे में भी चर्चा किया। तो ये तो सबके लिए बहुत फक्र की बात है। मैं देख रहा था कि 40 वर्षों से यहाँ सांवरमल जी हैं और अभी हमारे एक साथी 1 सप्ताह पहले आए। तो देखिए, सब लोग को जन्मभूमि से लगाव रहता है, लेकिन जहाँ काम करने लगता है वो कर्मभूमि उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे लगाव भी उतना ही हो जाता है। जैसे मैं तो बताया ना कि मैं भी बिहार में पैदा लिया, लेकिन मैंने सेवा की उत्तर प्रदेश में, फिर मैंने सेवा की दिल्ली में। तो ये कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ भी आप रहते हैं आप योगदान करते हैं उस प्रदेश के निर्माण में, उस क्षेत्र के विकास में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरा देखिएगा तो अपने राष्ट्र के निर्माण। आप भागलपुर में काम करें, आप गोपालगंज में काम करें, आप सिवान में काम करें, आप देवरिया में काम करें, आप चंदौली में काम करें, आप सूरत में काम करें, जयपुर में काम करें, रांची में काम करें, लेकिन सब मिला करके तो हम लोग एक देश में ही हैं। अपना एक देश इतना खूबसूरत देश है और अपने प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि भाई हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र होना चाहिए और हमारे देश की पहचान होनी चाहिए। और आपको भी ये लगता होगा, देखिए हम तो जैसा वो बता रही थी, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और मैं IAS में आने के पहले मैं पढ़ता वही था। तो मैं देखता था कि साहब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोग किसको जानते थे। जिस समय हम लोग पढ़ते थे अमेरिका को जानते थे, रूस को जानते थे, 2 दुनिया थी। बाद में धीरे धीरे जापान को लोग जानने लगे, चीन को जानने लगे और हम लोगों को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डाले रहते थे। आपको याद होकर याद करिएगा, एक समय ऐसा था अपना कि अपने देश के प्रधानमंत्री विदेश गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक देश के राष्ट्रपति से मिलने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, मिले नहीं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर देखिएगा, जब भी अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो पीठ पर चढ़ा हाथ रखते थे। आप देखते होंगे, पहले आदत है उन लोगों की। अपने प्रधानमंत्री नहीं रखते थे। ये तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि सबसे पहले उनको पीठ वही तक तो ये देखिए, तो ये देखिए ना कि 1 से 35 करोड़ लोगों की ताकत है, लोकतंत्र है। कई जगह लोग बोलेंगे साहब चीन में ये हो गया, चीन में हो गया, चीन हमसे बहुत आगे है। हमसे क्या चीन आगे रहेगा जी?
अपना जरा हम लोग को फक्र करना चाहिए कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम लोग। चीन में तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो वहां तो आप जानते हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां क्या है, न किसी प्रकार की टैक्स की व्यवस्था हो सकती है या न किसी प्रकार की और भी किसी चीजों का ख्याल रखा जा सकता है। तो टोटलिटेरियन सिस्टम होता है ना, तो उनके लिए कुछ चीज प्राप्त करना वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन लोकतांत्रिक माहौल में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी एक पहचान हासिल करना ये साधारण बात नहीं है। और भी कोरोना काल में जरा देखिए, आप जरा आप लोग खुद, मैं तो फिर आप सब लोगों को, जितने यहाँ साथी हैं, आपको और आपके माध्यम जितने भी हमारे लोगों ने कोरोना में सेवा की भावना से काम किया, वो सब बधाई के पात्र। देखिए कोरोना में भी देख लीजिए, आज कोरोना के बाद अपने देश में पहले क्या था, आप सब जानते हैं, जब हम लोग पैदा लेते थे तो हम लोग स्कूल में चेचक का टीका लगता था। कोलरा का इंजेक्शन अगर कहीं मेला में आप जा रहे हैं तो गेट लगा रहता था, आपको लगाते रहता था। आप याद करिए कई 100 वर्ष लगे थे चेचक का टीका आने में, मीजल्स का टीका आने में, कोलरा का टीका आने में, पोलियो का टीका आने में, प्लेग का टीका आने में वर्षों लगते थे, सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। और भी अपने देश में नहीं आता था, वो किसी दूसरे देश में वो याद होता था और हम लोग उन पर आश्रित रहते थे। और आज देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि, आज अपने देश में कोरोना का अपना वैक्सीन, अपना वैक्सीन, और सब लोगों ने 2-2 बार तो लगा लिया ही, तीसरा डोज भी लगवा लिया। और न सिर्फ हम लोगों ने अपने देश में, बल्कि बहुत सारे देशों को हम लोगों ने आपूर्ति की। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसलिए नेतृत्व को भी बधाई है और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी बधाई है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, कोरोना भी है, आते रहता है, लेकिन अब उतना डर नहीं लगता है जितना डर पहले। विदेशों में अभी भी ना देखिए, तो ये देखिए उपलब्धि, और ये साधारण उपलब्धि नहीं तो आज अपना देश कहां है। इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो किसी से हाथ मिलाते हैं तो दम से हाथ मिलाते हैं, ताकत लगती है उसमें। और ताकत कहां से आती है? आपसे आती है। आप काम करते हैं। अब बताइए कोरोना के बावजूद भी, अभी मैं चर्चा कर रहा था, मैं हमारे स्टील वाले सबसे बैठक थी, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ रहा था कहां रहा? हिंदुस्तान में 8.7% कोरोना के बाद। जरा सोचिए जी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप लोग बहुत सारे टेक्सटाइल में दिख रहा था काम करते हैं, आज एक्सपोर्ट देखिए जी, $400 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट। इस हिंदुस्तान में $100 बिलियन पहुंचते पहुंचते हाफने लगते थे। 150 हुआ तो बहुत हो गया, 200 हुआ तो रिकॉर्ड हो गया, सब 400 हो गया जी, 400 क्रॉस कर गया। कैसे हुआ? ये सब आप लोगों ने सब मेहनत किया, नेतृत्व ने एक नेतृत्व दिया, लेकिन अपने देश की जो ताकत, और ये सब लोगों ने, आपने बताया ना कि आज जो है यहाँ जो आबादी है हमारे बिहार के, हमारे झारखंड के, हमारे राजस्थान के बहुत साथी हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उनको तो आमदनी होती है, लेकिन पूरी की पूरी जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको कितना बड़ा योगदान होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों की ताकत भी है। आप देखिए, आप सब लोग टैक्स देते हैं, जरा सोचिए कोरोना के बावजूद भी ये जान करके आपको प्रसन्नता होगी कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है या जीएसटी है, पिछले साल की तुलना में 34% का इंक्रीज है। 34% साधारण नहीं है। किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी अर्थव्यवस्था को उसको अच्छा मानते हैं जहां डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो, इनडायरेक्ट टैक्स कम। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, हमारे बैठे सतीश जी, मैं भी 2 साल ट्रेनिंग लिया था IRS में, बड़ा रिग्रेसिव होता है, उसकी मार सबको पड़ती है।
इसलिए किसी भी इकोनॉमी को जब हम देखते हैं एज इकोनॉमिस्ट तो देखते हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा है। तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना के बावजूद हमारे देश में पिछले वर्ष जो हुआ उसमें डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा था। तो ये अपने देश की एक खासियत है और इसमें आप सबका योगदान है। तो आप पैदा लिए बिहार में, आप पैदा लिए झारखंड में, आप पैदा लिए राजस्थान में, पैदा लिए आप उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप सेवा कर रहे हैं आज सूरत में, गुजरात में, जो अपने देश का एक अभिन्न हिस्सा है। तो हम लोग को सबको इसके लिए गर्व होना चाहिए। लेकिन एक टीस आदमी के मन में रहती है कि जब आप यहां नहीं, जब आप जाइए बाहर, यहां से आप मॉरिशस चले जाइए। अगर मॉरिशस जाइएगा तो मॉरिशस में 75% लोग हिंदुस्तान के, उसमें भी समझिए 60% से ज्यादा लोग, जिसको आप पूर्वांचल कहते हैं, वहां के मिलेंगे। और उनकी दिली इच्छा क्या रहती है कि एक बार मैं जाकर के अपना गांव तलाशूं कि कहां। आज मॉरिशस में वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब पद पर हैं, लेकिन एक दिल में टीस उनकी रहती है कि मैं जरा जाके पता करूं कि मेरे जो पूर्वज आए थे वो कहां रहते थे। एक रहता है, एक आदमी का एक लगाव होता है, कनेक्ट होता है, एक अच्छी चीज होती है वो, तो कनेक्ट रखना चाहिए। और इसी के लिए जो आपने चर्चा किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, दुबे जी ने उसकी बात कही कि भाई कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि सबके पास मोबाइल है, जितनी देर जिससे जैसे बात करना कर लीजिए, आप चेहरा देख के बात करिए, बिना चेहरा देखे बात करना है कर लीजिए, ये साधारण बात नहीं है। हम लोग साहब पढ़ते थे जेएनयू में, कभी कभी अगर हम लोग कहीं फोन करने का सोचे, कहीं कहां से करिए, कर ही नहीं सकते। और आजकल सब बच्चे के पास मोबाइल, कनेक्टिविटी जो है, तो ये कनेक्टिविटी वन टू बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन जो कनेक्टिविटी ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी जिसके लिए आप चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए कोरोना की मार पड़ी है सब जगह। अगर आप देखिएगा कोरोना के पहले बहुत अच्छा जो है वो एक्सपेंशन हो रहा था हमारा, जो था ये जो हमारा फ्लाइट्स का। पटना में मैं बता दूं, आप जरा देखते होंगे पटना को, हम 2005 की बात बता रहे हैं, सिर्फ 2 फ्लाइट्स थी, एक एयर इंडिया की होती थी और एक सहारा ने शुरू किया था, बड़ी मुश्किल से। कोरोना के पहले मैंने पूछा था पटना एयरपोर्ट पर, 56 फ्लाइट्स थी। तो जिस प्रकार से बढ़ रहा था, तो मुझे आज अगर कोरोना का नहीं आया होता तो मैं बता दूं 90 क्रॉस कर गया होता, क्योंकि पटना के रनवे थोड़ा छोटा है। लेकिन कोरोना के चलते काफी उस पर, उसमें बहुत सारी जो फ्लाइट्स दिए गए थे वो कैंसिल हुए, और कोरोना के चलते लोगों का मूवमेंट भी कम, और कोरोना के चलते लोग एयर से ट्रैवल करना भी कम कर दिए थे। वो ट्रेन से ज्यादा जाना पसंद करते थे, अपनी गाड़ी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा सेफ लगता था कि चलो भाई मैं इस गाड़ी उठाऊं और मैं गाड़ी से चला जाऊं, क्योंकि गाड़ी अपनी है, उसको मैं पूरा जितना साफ करना कर लूं। मैं बता दूं, मैं एमपी था, तो हम लोग का तो पार्लियामेंट भी बड़ा बुरा रहा, तो मैं पटना से जब 3-4 बार गया, मैं एक बार भी प्लेन से नहीं गया। मैं राजधानी से जाता था, उसका पूरा जो कूपे होता था उसको बढ़िया से पूरा लगा करके साफ करके, जिससे एक आदमी के मन में भय था। तो उसके चलते जो आपने बताया नहीं कई फ्लाइट्स, क्योंकि उसमें होता है क्या है कि जब उसका साहब पैसेंजर नहीं रहेगा तो लोग, लेकिन यहाँ तो एक्टिविटी है। अब पटना, रांची, सूरत से कनेक्टिविटी तो उसमें कोई बात ही नहीं हो सकती, तो होना ही चाहिए, और पहले था भी, तो हम भी प्रयास करेंगे। और एक जो जिसकी चर्चा लोग कर रहे थे, ट्रेन, देखिए आज आप देखिए कि जो पहले में अब में बहुत फर्क आ गया। अब आज की तारीख में बहुत सारी ट्रेन सप्ताह में 2 दिन, देखिए मैं तो रेलवे में रहा हूँ 6-7 साल, वो एक्सपेरिमेंट होता था, लेकिन कोई अगर एक बार चल गया तो 2 साल 3 साल होते होते वो रेगुलराइज हो जाता था। लेकिन उसकी भी मार कोरोना में बड़ी पड़ी। कोरोना के चलते जितनी ट्रेन थी पैसेंजर सब जैसे के तैसे हो गए, लोकल ट्रेन जैसे के तैसे हो। अभी भी पूरा का पूरा रेगुलराइज नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से
भाई आप जान रहे हैं कि चाहे बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, झारखंड है, वहाँ के लोग बहुत बाहर आते जाते रहते हैं, तो उसमें वो सहूलियत होनी चाहिए। और आपने कुछ ट्रेन की चर्चा की, मैं बात कर रहा था सतीश जी से, हम जरूर अश्वनी जी से बात करेंगे कि भाई जरा करिए। आपको बता दें कि बिहार में भी आप पहली बार टेक्सटाइल पार्क वो करीब करीब पास होने जा रहा है। जो जमीन की उसकी आवश्यकता थी, चंपारण में लोगों ने जब आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, तो हर एक स्टेट में उस कॉरिडोर में एक जगह चुना गया है जहां की करीब 2000 एकड़ जमीन लेकर के उसमें इंडस्ट्रीज की स्थापना। बोकारो में पास भी है, झारखंड में बोकारो के पास, बल्कि चूंकि बोकारो स्टील प्लांट के पास ही उन लोगों का उसको करने का, तो वहां भी देखिए एक माहौल तो बनेगा ही। और आज एक बात और मैं बता, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जितना करना चाहिए था ना, नहीं हो पाया। इसके कारण देखिए क्या है, बहुत सारे इलाकों में चाहे एक से एक मिनरल्स पड़े हुए हैं, ना तो उसको खोजा गया, ना उसको कोई कार्रवाई की गई। बिहार में मैं बता दूं, कोई सोचता नहीं है कि बिहार में भी कोयला है साहब। बोलिएगा तो कहेगा कहाँ है साहब, मजाक में लोग कहेगा सर बिहार में तो कुछ है ही नहीं, वहां तो बालू, आलू और एक नाम है भी नहीं करता, कहते थे लोग। लेकिन आज आप देखिए वहां कोयला भागलपुर में उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन लोगों ने भी हिस्सा नहीं लिया। आप देखिए सोना, जमुई के मैं देख रहा था, 2-3 साथी हमारे थे, आपके सोनो, हाँ गया में जो समझिए वहां पर तो और अच्छे क्वालिटी, आप सब मटेरियल जानते हो, टंगस्टन गया में, बहुत सारे रेयर अर्थ गया में। आपका जमुई में तो साहब पूरा ग्रेनाइट ही भरा हुआ है, लेकिन कभी इस पर जी काम ही नहीं हुआ और बता दिया कि यहां तो कुछ है ही नहीं। जबकि जिसकी चर्चा कर रहे थे साहब जी कि भाई हमारे पास जमीन भी बहुत अच्छी, बहुत उपजाऊ है, पानी भी आप हमारा जानते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी का पानी है। तो देखिए एग्रीकल्चर के साथ साथ वहां उद्योग की भी असीम संभावना है, बहुत है। आप एक बात और गौर करिए, और मैंने उस पर गौर किया तब मुझे सब कुछ पता चला। अगर आप देखिएगा अपने देश में सबसे पहला जो एम्पायर बना वो कौन सा एम्पायर था? मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर था। राजधानी राजगिरी थी, बाद में वो राजधानी पाटलिपुत्र आ गई। कितना बड़ा है वो एम्पायर था, तो जरा बता दीजिए जी, उतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलता था? रिसोर्सेज कहां से आते थे? वो थे, लेकिन वो इतिहास हो गया। तो इतिहास का तो चक्र चलता रहता है, तो इतिहास का चक्र हमेशा आगे चलता रहता है। तो देखिए बिहार में और झारखंड में तो आप जानते हैं कि झारखंड में तो माइंस किस तरह के मिनरल्स हैं, जो मिनरल का नाम लीजिए वहां मिल जाएगा आपको। बगल में हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा उड़ीसा सब में है, लेकिन जिस स्टेट को कहता था कि कुछ नहीं है वहां भी है। तो अब जिस प्रकार के काम आप देख रहे हैं केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उसमें हो रहा है, तो सब जगह देखिएगा कि नई नई चीजें आई। और खेती में तो गजब संभावना। अगर देखिए खाना तो है आपको, भोजन तो चाहिए, और उसके लिए अनाज भी चाहिए, और सब्जी भी चाहिए, और फल भी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सब लोग आज क्या चाहते हैं कि आज जो भी आप खाएं तो उसमें कीटनाशक ना हो। सब चाहते हैं कि जो मैं खाऊं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर ना हो। सब चाहते नहीं चाहते। अगर बाजार में आप जाएं और बाजार में दुकान में एक नॉर्मल सब्जी बेच रहा है 30 रुपए किलो, और दूसरा आपको कहे कि नहीं जी ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है,
और ये 45 रुपए किलो तुरंत 45 पर चले जाएंगे। सोने का तो चाहता है। और अपने देश में देखिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन भी होने जा रहा है। आपने देखा है कि हमारा कन्वेंशनल खेती थी जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालते थे, पेस्टिसाइड्स डालते थे, पूरा का पूरा हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन का आया। आज अब पंजाब हरियाणा की देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज है जी। पंजाब से कैंसर नाम की ट्रेन चलती है। ये तो खराब हो गया जो हमारा जमीन है। आज फिर देखिए ऑर्गेनिक आ गए, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ गए, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आ गए। उसका भी दौर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो आपके गवर्नर साहब हैं आचार्य देवव्रत जी, जो आपका जो ये प्राकृतिक खेती इसका जरा देखिए, जिसके मध्य में क्या है, आपकी देसी गाय है, जिसके गोबर से गोमूत्र से आप नेचुरल खेती कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार का ना कीटनाशक है न किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर है। और आप देख रहे हैं गुजरात में लाखों किसान कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में लाखों किसान कर रहे हैं, हिमाचल में लाखों किसान कर रहे हैं। मैं गया था, मैं देखा था अभी। आप चले जाइए सिक्किम में कर रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बिहार में भी करवा रहा हूं, मैंने खुद अपने खेत पर करवाया जी। उसका जो प्रोडक्शन है जो आप केमिकल से करते ज्यादा अच्छा है। तो आगे आने वाले समय में जैसा आप कह रहे थे, जो आपको खाने की जो सामग्री मिलेगी ना, उसके प्रति जब सचेत हो गए हैं तो स्वास्थ्य के लिए कम वो लोग समझिए कि नुकसान कर रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। और तब आप जब देखिएगा खेती भी उत्कृष्ट कोटि की होगी, उद्योग भी होगा, तब अपना देश जो हम लोग सब लोग कहते हैं कि हमारा भारत, भाई हर एक क्षेत्र में आबादी में तो हम ही नंबर 1, चीन से थोड़ा है लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हम लोग आर्थिक रूप से भी सशक्त रहे, मजबूत रहे और अपने पास इतना शानदार नेतृत्व है जी। हम तो आशान्वित रहे, आप लोग भी आशान्वित रहिए। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जितना प्रदेश है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, हमारा राजस्थान हो, हमारा उड़ीसा हो, सब विकसित होगा, तभी जाकर के हमारा राष्ट्र जो है वो सशक्त होगा। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, तभी पूरा होगा। तो इसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। हमारा कर्तव्य भी आपने हमें बिल्कुल बताया। यहाँ पे आपने आश्वासन दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर की तरफ से मैं अब सर को मोमेंटो प्रस्तुत करने के लिए श्री के शर्मा जी एवं डॉक्टर सतीश जी और धर्मेश जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी। निरंजन भाई अग्रवाल जी, राजेंद्र उपाध्याय जी, मुरारी श्राफ जी, रंजीत शर्मा जी, आप मंच पे आए और सर को बिहार विकास परिषद की तरफ से एक मोमेंटो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। मैं सर जी को शॉल प्रस्तुत करने के लिए अजीत सिंह जी एवं अरविंद सिंह जी से को मंच पे आमंत्रित करूंगी। सर यहाँ देखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग से सीख के हम लोग चलते रहते हैं। थैंक यू।
केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पे आए, अपने ग्रुप के साथ आए सर, प्लीज मंच पे आए और सर का स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खासकर सर, मिनिस्टर सर, माननीय मंत्री जी, आपको खासकर धन्यवाद जाता है इसलिए कि हमारे बिहार से आते हैं, हमारे देश के आप स्किल मंत्री हैं। बिहार के तरफ से और अन्य समाज की तरफ से जो मांगे हुई आप कृपया कर ध्यान देंगे, उस पर कृपा करें। और आप चूँकि इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट और सीनियर मतलब मंत्री जब हैं केंद्रीय मंत्री, तो आप क्या नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम भूल गए सेल के निशान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उस होटल को मैनेजमेंट को धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ये हमारा कमिश्नर साहब के कमिश्नर साहब के प्रोफेशन में आपकी जो मूड है मैं मेरी पहली पोस्टिंग फरीदाबाद नगर, तो हमारा वो कोतवाली था। तो कोतवाली का हमारा एक जो था, तो हमारे बीच में रहता था हेड कांस्टेबल, उसका एग्जैक्टली। और उस जमाने में यूपी में पुलिस में मूछ को मेंटेन करने के लिए ना उसको महीना देता था 30 रुपया 40 रुपया। तो मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता था। तो एक हमारे सेठ साहब थे, कंजूस थे, वो जाता था तो उसको 2-4 रसगुल्ला खिलाते थे। वो एक दिन गया और ज़्यादा ही खा लिया। तो सेठ साहब आए थे, साहब बोले मूछ वाला सिपाही नहीं साहब, मेरे यहाँ करके 25 रसगुल्ला खा गया, अब पैसा दिया 4 का, मुझे 4 का दूध दिया। अब वो बेचारा खाया, आपने खिलाया, लेकिन इतना लाइवली होता था वो। नहीं, सब पर नहीं, सब नहीं मेंटेन, सब पे पहले पुलिस में दिया जाता था, महीना दिया जाता उसको मूड को मेंटेन कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।